एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी में, केवीएस में और किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं। तो ये थर्ड पार्ट है हमारी वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में मैंने शेयर किया था कि डीएसएसबी और केवीएस में मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए थे, किस तरीके से मैंने अपने नोट्स को तैयार किया, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी आपको कैसे रीड करनी है और किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। और ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं ताकि एक सिस्टमैटिक वे से आपकी चीज़ें रेडी हो सके और आपको एक ईजी वे में चीज़ें तैयार हो सके। क्योंकि आप बुक्स कितनी भी पढ़ लीजिए, मेन चीज़ जो होती है वो होती है लास्ट मोमेंट पे आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही यही मैटर करता है। आप फेल हुए, पास हुए, आपने कितने दिन रात पढ़ाई करी, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। सारी चीज़ें यही मैटर करती हैं कि आपकी एग्ज़ाम हॉल में कैसे आपकी एग्ज़ाम हॉल में कैसी प्रेजेंटेशन रही खुद की, आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया और किस तरीके से आपने अपने आप से डील करी। ठीक है, तो इन सब चीज़ इस चीज़ के लिए आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और सिस्टमैटिक वे से अपनी चीज़ों को रेडी करना होता है। और जब आप सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को रेडी करोगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बेहतर वे में आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नोट मेकिंग में, तो सबसे पहले जो मैं अपने लिए यूज़ करती थी, पहले तो नोट मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ मुझे जो पर्सनली लगती है वो लगती है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि आप है ना चीज़ों को इस तरीके से क्रिएट कर लो कि आपने जस्ट एक बार उस पर नज़र मारी और आपकी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कई बच्चे इसे थोड़ा सा, और नोट मेकिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि बच्चे है ना क्या करते हैं, पूरी पूरी बुक छापने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको जो नोट्स बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपको वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपने लिए किस तरीके से नोट्स बनाए। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपने लिए सिस्टमैटिक वे से नोट्स बनाने। तो सबसे पहले नोट मेकिंग में सबसे चीज़ जो होती है कि इन ब्रीफ में आपको चीज़ें बतानी होती है, मतलब छोटा करके। ठीक है, पहले तो चीज़ याद रखिए कि आप जब भी नोट्स बना रहे हैं तो वो नोट्स बनाने से पहले आप किसी की कॉपी नहीं करोगे। आपने पहले कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा समझा उसे, उसके बाद उसके बारे में लिखना शुरू किया, तो वो होते हैं नोट्स। और नोट्स जितने छोटे होंगे और जितने कंसाइज होंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो फर्स्ट में आपको दिखाया है। ठीक है, तो नोट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो होता है, एक तो आपका इन ब्रीफ में मतलब छोटे छोटे चीज़ों को रेडी कर लेना। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या कॉजेस थे, क्या चीज़ें थी, मतलब शॉर्ट में आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, हो सकता है आप किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, लेकिन मुझे जो पर्सनली इंपॉर्टेंट लगती है वो होती है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में होता है, माइंड मैपिंग में एक्चुअली होता क्या है कि आप चीज़ों को इस तरीके से तैयार करते हैं कि एक बार आपकी नज़र गई और आपको चीज़ें याद हो गई। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार आपने बुक पढ़ी भी होनी चाहिए, तब तो आप माइंड मैपिंग करने के लिए बनते हो। ठीक है, अगर आप बिना पढ़े ही माइंड मैपिंग करने लग जाओगे किसी का देख के, तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आने वाली और लास्ट मोमेंट पे भी आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप उस टॉपिक को पढ़िए 1-2 बार, फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लीजिए और माइंड मैपिंग में चीज़ें कंसाइज कीजिए। ठीक है, तो माइंड मैपिंग में अगर हम बात करें आपकी, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, पहले हमारा आता है बीच में टॉपिक। ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद क्या करा, जैसे हमारा टॉपिक हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर इसके सबटाइटल्स। ठीक है, सबटाइटल्स में क्या आ गए, यहाँ आ गए कॉजेज। कॉजेज मतलब क्या कारण रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें, और नुकसान क्या क्या हुआ, क्या क्या, और उसके निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जब आपने कॉजेज ढूंढना शुरू करा, कारण ढूंढना शुरू करा, तो उसमें पता चला कि इसके क्या कॉजेस थे। एक तो महंगाई। ठीक है, महंगाई आपका कॉजेस थी। राजा के महल का खर्च। ठीक है, राजा के महल का खर्च। फिर उसके बाद लोगों की गरीबी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपके सारे पॉइंट्स आ गए 1 2 3। ठीक है, जब आपने इतना कर लिया, फिर आपको पता चला कि इसमें नुकसान क्या क्या हुआ। नुकसान क्या हुआ, जैसे बास्टिल का जो महल था, राजा का जो महल था लुई 16 का, उसे ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद
उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो कि जनता के लिए बेनिफिशियल रही। फिर उसके बाद आपने यहाँ कर लिया, फिर परिणाम क्या निकले कि लोगों को इंस्पिरेशन मिली किस तरीके से कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब अभी तक जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो एक बड़ा परिणाम जो हुआ था वो ये था कि वर्ल्ड में अभी तक ऐसी रेवोल्यूशन नहीं आई थी, ऐसी क्रांति नहीं हुई थी, तो लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत मिला। ठीक है, इंडिया में भी उसमें एक था, और कई ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने अपने राइट्स के बारे में सोचना शुरू करा, क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं था कि हम ऐसे भी, मतलब समानता नाम की भी, इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, फिर कई चीज़ें, इससे क्या हुआ, फिर पढ़े लिखे वर्ग ने क्या क्या अपनाया, फिर यहाँ पर उनको उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, पहली चीज़ कौन कौन इन्वॉल्व था पढ़े लिखे लोगों में से, है ना, और फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ करी, फिर उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई, ऐसे करते करते आपका रेडी हो गया। फिर उसके बाद ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपने सारा कुछ रेडी कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतना जगह छोड़िएगा ताकि आप ना जो आपके स्टिकी नोट्स होते हैं ना उसमें लिखकर आपने यहाँ जब भी आपको याद आया लिखकर यहाँ पर वो चिपका दिया। अब ये टॉपिक आपका ऐसा रेडी हुआ है ना कि आपको लाइफ टाइम जितनी भी बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो आप अगर इसे एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने में या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में ये टॉपिक में तो डिफ़िकल्टी होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है माइंड मैपिंग। मैंने जितने भी अपने नोट्स बनाए हैं वो उस तरीके से ही बनाए, इन शॉर्ट में और माइंड मैपिंग के साथ, क्योंकि जितना आप चीज़ों को कंसाइज करके रखोगे लास्ट मोमेंट पे पढ़ते टाइम आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। और एक जब आपने ये सारा कर लिया, फिर उसको आपको सिस्टमैटिक वे से अपने रखना है, और एक जगह ही देखिए, मैंने ये मिस्टेक करी थी सीटेट के टाइम पे मैंने क्या करा था ना कि एक ही कॉपी में सारे नोट्स तैयार कर दिए थे। तो उससे क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो मुझे कई डिफ़िकल्टी ये हुई ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा टॉपिक कहाँ पर है मेरा। ठीक है, क्योंकि इतना मोटा नोट्स बन गए थे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पढूं, उसे देख के ही हालत ख़राब हो रही थी। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये चीज़ मैंने डीएसएसबी के टाइम पे नहीं किया। डीएसएसबी के टाइम पे मैंने क्या करा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी बनाई और उसी में ही नोट्स बनाए, चाहे मुझे 2 पन्ने का नोट्स बनाने पड़े, चाहे मुझे 2 कॉपियाँ बनानी पड़ी, लेकिन बनाई मैंने अलग। इससे क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे मेरे को चीज़ें ईजी वे में एक ही जगह मिल गई। ठीक है, ऑर्गेनाइज। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है आपके पास, पहली चीज़ देखिए, सिलेबस मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन अगर जो रह गए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी आपके लिए। ठीक है, पहली बात आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस आपके पास ऐसा इस तरीके से आपके टिप्स पे लर्न होना चाहिए कि आपका ये सिलेबस है, ये याद रखिए। क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी आप स्पीड पकड़ेंगे उतनी जल्दी कोई भी बच्चा नहीं पकड़ पाएगा। तो सिलेबस को ज़रूर ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ PYQs मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वैसे मैंने काफ़ी सारे प्रोवाइड कर रखे हैं। PYQs को ज़रूर याद रखिए, और उनमें से ऐसे टॉपिक्स को छाटिए जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि DSSB SST में बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है ना जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे पता चलता है, ये आपको पता चलता है NCERT और प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद ही। तो ये ज़रूर याद रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम का पर भी, एंड एज वेल एज मैं कोशिश करूंगी कि सॉल्व भी करा दूं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिए, और देखिए वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है इससे मतलब होना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी आ जाए और आप तैयार नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वैकेंसी आने का। फिर आपके पास NCERT होनी चाहिए, सारी 12th तक होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास NCERT नहीं है। 8th तक NCERT स्कूल्स में फ्री मिलती है, किसी भी बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को पकड़ लो, उससे ले लो। ठीक है, और अगर नहीं मिल रही तो किसी भी कबाड़ी वाले भैया के पास चले जाओ, उनसे बोल दो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और तब भी ना मिले तो कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, क्योंकि ये
कोई भी किसी भी अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो तो किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चे से आप अगर मांगोगे तो वो इजीली आपको दे देगा सारी बुक्स, ठीक है। और नहीं मिलेगी तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बुक्स की, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी के अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर नहीं भी होगी तो मैं आपको चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, तो वो मेरा एनसीईआरटी प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो मेरे पास थी, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं, और रामचरण शर्मा की जो बुक है, बहुत सी सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो वो बुक्स उन बुक्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको तैयारी कराऊंगी टीजीटी एसएसटी की एंड एज वेल एज जनरल पेपर की, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं टीजीटी एसएसटी का ही पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं उसी की ही टीचर हूँ, तो वही पढ़ाऊंगी। लेकिन जनरल पेपर मैं आपको सारा करवा दूंगी, लेकिन मैं खुद देखते हैं, लेट्स सी कितनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर पाती हूँ। कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी खत्म होती है। तीनों वीडियो मैं बार बार ही बोल रही हूँ, तीनों वीडियो देखने के बाद ही आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आपको एक्चुअली नोट्स बनाने कैसे हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में टाइम दे दोगे ना, तो आपके कितने दिन कितनी रातें बचेंगी ये आप बाद में कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा मैं कुछ भूली हूँ, लेकिन हो सकता है। तो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।